स्थिति पाल। आज हम बात करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग टूल्स के बारे में। इंटीरियर डिजाइनिंग अगर हमें करनी है तो हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज़ करने होंगे एंड उन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कैसे किया जाता है वो हम आज देखेंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर हम कहीं भी इंटीरियर डिजाइन आता है तो उसके लिए अगर सॉफ्टवेयर जो मोस्टली यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो होता है 3ds Max। लेकिन 3ds Max सॉफ्टवेयर से पहले आपको ऑटोकैड आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोकैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। इंटीरियर डिजाइन में जाओ या सिविल इंजीनियर में जाओ, आर्किटेक्ट्स में जाओ, आप किसी भी लाइन में अगर आपको जाना है तो ऑटोकैड आपको आना ही चाहिए। तो ऑटोकैड इसके लिए बेसिक सॉफ्टवेयर है, आपको पहले ऑटोकैड आना चाहिए और उसके बाद हम 3ds Max के बारे में बात करते हैं। 3ds Max इंटीरियर डिजाइन में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, क्या क्या इसके यूजेस हैं, उसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। ये होती है 3ds Max जो हम स्टार्ट करते हैं, ये होती है हमारी वेलकम स्क्रीन। तो सबसे पहले जब भी 3ds Max हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 व्यू पोर्ट्स ओपन होके दिखेंगे। व्यू पोर्ट्स होते हैं, ये व्यू पोर्ट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ व्यू पोर्ट है। फर्स्ट व्यू पोर्ट की बात करें तो इसमें जो व्यू है वो अलग ओपन होगा, विजुअल स्टाइल अलग होगा। मतलब अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको हम हर साइड से इन चारों व्यू पोर्ट में देख सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यू नहीं होगा जो इन चारों व्यू पोर्ट के अंदर हमें दिखाई नहीं दे सकता है। हम अगर उसको एडजस्ट करेंगे तो हम उसको ऑल व्यूज से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट व्यू पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉप, स्टैंडर्ड एंड वायरफ्रेम। टॉप का मतलब हो गया अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको हम टॉप से देखते हैं, जैसे 2D में दिखाई देता है। एंड उसका विजुअल स्टाइल की अगर बात करें तो विजुअल स्टाइल होता है कि उसको हम देखने का तरीका, कि हम उसको अगर देख रहे हैं तो रियलिस्टिक देख रहे हैं, वायर फ्रेम देख रहे हैं, शेडेड देख रहे हैं। वायर फ्रेम का मतलब होता है कि सिर्फ हमें उसकी एजेस नजर आएंगी, कलर नहीं शो होगा एंड ना ही हमें वो ऑब्जेक्ट 3D जैसा दिखाई देगा। एंड वायर फ्रेम में अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये सब ठीक है। तो सबसे पहले हम 3ds Max के यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। यूजर इंटरफेस में सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ऊपर सबसे ऊपर जहाँ 3ds Max लिखा हुआ है 2018 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, किस कंपनी ने बनाया है और उसका वर्जन कौन सा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आपकी जो ड्राइंग है वो किस नेम से सेव्ड है, अभी अनटाइटल इसलिए लिखा हुआ, हमने सेव नहीं किया हुआ है। इसके बाद नीचे आ रहा है फाइल, एडिट, टूल, ग्रुप, ये जो भी है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा मेन टूल बार। ये सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है, उसके नीचे आपका यहाँ पे मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार के नीचे आपका मेन टूल बार होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इसको बोलते हैं हम कमांड पैनल, जहाँ से हम सारी कमांड्स लेते हैं क्रिएट करने के लिए, क्रिएट पैनल हो जाता है। और इसको हम टाइमलाइन बोलते हैं, जहाँ से हम अगर वीडियो वगैरह में बनाना है तो उसके लिए इसका यूज होता है। तो फर्स्ट हम जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऐसे 4 व्यू पोर्ट ओपन होते हैं, सब में अलग अलग व्यूज होगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट में आपको यहाँ दिख रहा है टॉप व्यू, स्टैंडर्ड एंड वायर फ्रेम, तो इसमें टॉप व्यू आप देख सकते हो। एंड सेकंड फ्रंट व्यू, एंड थर्ड लेफ्ट व्यू, एंड फोर्थ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव व्यू में आप एक तरीके से 3D को एक पर्सपेक्टिव एंगल से आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले मेरे को अगर किसी भी व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करना है, बड़ा करके देखना है, तो हमें उस व्यू पोर्ट को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करना है Alt+W। Alt+W करने से आपका जो व्यू पोर्ट सिलेक्टेड होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। एंड अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो चेक हो रहा है इसको हम बोलते हैं ग्रिड्स। ग्रिड्स का होता क्या है, ग्रिड्स से क्या होता है, अगर कोई चीज स्ट्रेट है या किसी एंगल पे है उसका हम पता लगा सकते हैं। एंड ये जो ग्रिड्स है इसमें x और y आपको दिखाई देगा और जहाँ पे ये जो सेंटर दिया हुआ है ये होता है ओरिजिन, जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहले हम इससे बात करते हैं कि अगर हम यूनिट कैसे सेट करेंगे। अगर मुझे बनाना है मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, फीट, इंचेस में, ये सारी चीज़ें मुझे सेट करनी है, वो कहाँ से होगी। तो इसके लिए आपको जाना है इसमें कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ से यूनिट सेटअप पे क्लिक करना है। यूनिट सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से करना है सिस्टम यूनिट सेटअप पे और बेसिक यूनिट, अगर मैं इसमें 10, 20 जो भी डालती हूँ उसको वो क्या लेगा, इंचेस। अभी बाय डिफॉल्ट इंचेस पे
मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकती हूँ, मैंने मिलीमीटर कर दिया, ओके कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है यूजर इंटरफेस जो आ रहा है इसका, यहाँ से मुझे इसका स्टाइल देना है। अभी देखो यहाँ पे सारे फिट इंचेस है, बट मुझे फिट इंचेस तो देना ही नहीं है, मैंने वहां से मिलीमीटर अगर लिया है तो मुझे मेट्रिक यूनिट में जाना होगा। मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारे मेट्रिक यूनिट में आते हैं। तो आपको यहाँ से करना होगा मिलीमीटर सिलेक्ट और उसके बाद ओके। अभी हमारी यूनिट तो सेट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे बनाना है कोई भी टूल्स, ऑब्जेक्ट्स मुझे क्रिएट करके देखना है। तो सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है तो आपको यहाँ कमांड पैनल में जाना होगा। कमांड पैनल के अंदर जो ये फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे इससे आपको स्टैंडर्ड करना है, यहाँ से स्टैंडर्ड पे रखना है। और यहाँ से अगर बॉक्स बनाना है तो मैंने बॉक्स लिया। बॉक्स लेने के बाद मुझे यहाँ पे लेंथ, विड्थ और इसकी अगर हम हाइट देंगे तो यहाँ पे बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बॉक्स क्रिएट हुआ। अब मुझे कमांड कैंसिल करने के लिए एस्केप करना होगा। अब जैसे ही ये बॉक्स बन जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा गिज़्मो होता है वो इस टाइप का आता है जब तक मैंने कोई कमांड नहीं दी होती है। कमांड मतलब कि मुझे उस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, रोटेट करना है या स्केल करना है। तो सबसे पहले आपका गिज़्मो इस टाइप का होता है। अभी ये जो बॉक्स बनाया है इसके क्या डायमेंशंस है वो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी मुझे इसके डायमेंशंस को चेक करना है। तो जब एक बार आप किसी ऑब्जेक्ट को बना देते हो और उसके बाद जब आप उसको सिलेक्ट करते हो तो उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है, बस दिखा रहे हैं बॉक्स का नेम एंड कलर। जो इसके पैरामीटर्स है वो नहीं आ रहे हैं। अगर मुझे इसके पैरामीटर्स देखने हैं तो उसके लिए मुझे दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं कीबोर्ड से 1 प्रेस कर दूं और या फिर यहाँ पे मैं मॉडिफायर पे क्लिक कर दूं। मॉडिफायर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लेंथ, विड्थ, हाइट एंड सेगमेंट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। अभी इसकी लेंथ आ रही है 75 mm, विड्थ आ रही है 59 mm एंड हाइट है 1 पॉइंट समथिंग। तो मैं इसकी हाइट को मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगी तो इसकी हाइट चेंज होगी। बाकी मैं इसकी हाइट को अगर करना चाहती हूँ 100, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और 100 डाला, एंटर करती हूँ। विड्थ भी 100 करनी है, विड्थ 100 किया, एंटर किया। इसके बाद आ रही है हाइट। हाइट को मुझे करना है इधर 20, एंटर। तो मैंने हाइट 20 कर दिया। तो इस तरीके से मैंने बॉक्स की यहाँ पे डायमेंशंस जो है वो यहाँ पे दे दिए हैं। इसके बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अभी हम सेगमेंट देखें, लेंथ, विड्थ, हाइट के तो 1, 1, 1 है, तीनों के ही सेगमेंट। अगर मुझे सेगमेंट यहाँ देखने हैं तो उसके लिए मुझे जाना होगा डिफॉल्ट शेडेड में। डिफॉल्ट शेडेड में जाने के बाद डिस्प्ले शेडेड सिलेक्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ से डिस्प्ले सिलेक्टेड विद एज्ड फेस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं इस बॉक्स को क्लिक करूंगी तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाइट कलर की जो एजेस नजर आ रही है वो है यहाँ पे सेगमेंट्स। अगर मैं इसके सेगमेंट इंक्रीज करती हूँ, लेंथ के सेगमेंट 3 कर दिए, तो आप देख सकते हो लेंथ 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, सेगमेंट आ गए हैं 3। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं विड्थ के सेगमेंट। विड्थ के सेगमेंट मैंने 2 कर दिए तो विड्थ के 2 सेगमेंट्स हो गए हैं। और हाइट की बात करें तो मैंने यहाँ पे हाइट के सेगमेंट बढ़ाए, हाइट के सेगमेंट भी बढ़ाए। तो इस तरीके से सेगमेंट क्या करता है, ऑब्जेक्ट को जितने सेगमेंट होंगे वो ऑब्जेक्ट उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अब गिज़्मो की बारी आती है कि गिज़्मो का स्टाइल अगर मेरे को चेंज करना है, अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को डिपेंड करता है कि आपको उसमें मॉडिफायर कौन सा यूज करना है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को करना है मूव, यहाँ से प्लेस करना है, तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पे W प्रेस करना होगा मूव कमांड के लिए। या फिर दूसरा तरीका, अगर W हो गया शॉर्टकट, अगर हम सेकंड वे की बात करें तो आपको यहाँ से जाना है, ये आपको टूल बार में यहाँ से मूव गिज़्मो मिल जाएगा। मूव गिज़्मो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो गिज़्मो का स्टाइल यहाँ पे चेंज हो गया है। X, Y और Z। X एक्सिस का जो कलर होता है इसमें वो होता है रेड, Y एक्सिस का कलर आपको ग्रीन मिलेगा एंड Z एक्सिस का कलर आपको ब्लू मिलेगा। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है X में यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, तो हम या तो इस एक्सिस को पिक करके ड्रैग कर सकते हैं, या फिर मेरे को यहाँ पे देख सकते हो इसकी पोजीशन X, Y, Z से इसकी पोजीशन आ रही है। अगर मैं इसको X में प्लेस करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे डिपेंड करता है कि मैं किस साइड प्लेस कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे टॉप व्यू इसका ओपन करूँ तो टॉप व्यू में आप देख सकते हो कि ये वायर फ्रेम दिखाई दे रहा है। वायर फ्रेम में आपको सिर्फ इसकी लाइन दिखाई दे रही है, कोई कलर
शेड नहीं दिखाई दे रहे। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि -30 में है अभी, तो मैं यहाँ पे इसके इस वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ। इसको मैं चेंज करके यहाँ पे डाल दूंगी 10, एंटर। तो ये 10x की तरफ पॉजिटिव में मूव हो गया। अगर मुझे इसे y में मूव करना है, y में अभी ये -17 है, इसको y में भी हम मूव कर देते हैं। y में मैंने कर दिया 10, एंटर। y में भी +10 में ये मूव हो गया। मुझे फिर से अभी इसका व्यू जो है वो ओपन करना है पर्सपेक्टिव, तो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं P प्रेस करने से पर्सपेक्टिव व्यू आ जाएगा, L प्रेस करने से लेफ्ट व्यू आ जाएगा, R प्रेस करने से इसमें स्केल कमांड होती है इसलिए R प्रेस करने से राइट व्यू नहीं आएगा, और लेफ्ट व्यू L प्रेस करने से लेफ्ट आ जाएगा, F प्रेस करने से फ्रंट व्यू आ जाएगा। अब मुझे इसका पर्सपेक्टिव करना है, पर्सपेक्टिव कर दिया। अभी आप देख सकते हो कि अभी बॉक्स बन गया है और यहाँ पे अभी कमांड्स जो है वो शो नहीं हो रही। अगर आपको कमांड्स देखने तो आप प्लस पे क्लिक करोगे और इसके बाद अब मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है, ये स्फीयर मैंने यहाँ से लिया, क्लिक एंड ड्रैग करने से स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर के पैरामीटर्स अभी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। स्फीयर जो बना है वो बना है सेंटर से। इसके बाद इसकी रेडियस दी हुई है, अगर मुझे रेडियस इसका साइज जो है वो छोटा या बड़ा करना है तो हम यहाँ डाल सकते हैं। अभी 65 mm इसकी रेडियस है, अगर मैं इसकी रेडियस को 50 कर देती हूँ तो 50 रेडियस के साथ ये स्फीयर बन गया। एंड सेगमेंट का मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा सेगमेंट एक ऑब्जेक्ट में होंगे उतना ही ऑब्जेक्ट स्मूथ होगा। अभी आप देख सकते हो कि स्फीयर के अंदर सेगमेंट 32 है। अगर मैं इसके सेगमेंट को कम कर देती हूँ, मैंने इसका सेगमेंट कम किया, इसकी जो स्मूथनेस थी वो कम हो गई है। अभी मैं इसके सेगमेंट और कम करूंगी तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये स्फीयर है भी क्या। तो ये स्फीयर अभी लग नहीं रहा है बट है ये स्फीयर। लेकिन अगर हमने इसके सेगमेंट्स को, बाय डिफॉल्ट सेगमेंट 32 आ रहा है, तो 32 पे जो स्मूथनेस है वो इसकी इनफ है। अगर हम उससे ज्यादा करते हैं तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर कम कर दिया तो ऑब्जेक्ट वैसा दिखाई नहीं देगा जैसा कि दिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सिलेंडर है, तो ये होती है जियोमेट्री के अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में वो वाली शेप्स होती हैं जो बेसिक शेप्स होती है 3D की, जिनके बारे में आपने पहले सुना होता है या उसके बारे में पढ़ा होता है या बनाई होती है वो शेप्स। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर आपके पास वो शेप्स आती हैं जिनके बारे में आपने पहले बहुत ही कम सुना हुआ होता है। जैसे हेड्रा है, हेड्रा अगर नेम सुनो तो मुझे नहीं पता कि हेड्रा में क्या शेप बनेगी, लेकिन हेड्रा मैंने यहाँ से लिया और क्लिक एंड ड्रैग किया तो इस टाइप की इसमें शेप बनी। अब यहाँ पे इसका जो स्टाइल है टेट्रा आ रहा है, मतलब ये जो है ना इसमें इसके 3 एजेस हैं। अगर हम इसको लेंगे ऑक्टा तो ये 4 आ गया, अगर लेंगे इकोसा तो अलग शेप आ रही है, इकोसा कर देते हैं, इकोसा करने में 5 आ गया। स्टार 1 बन रहा है इसमें और स्टार 2 पे क्लिक करते हैं तो स्टार की 2 शेप्स। तो हेड्रा शेप लेने के बाद उसके अंदर भी 4 से 5 शेप्स हैं। तो ये होता है एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में थोड़ी एडवांस शेप के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले जब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देख रहे हो कि गिज्मो ही अलग स्टाइल का है। मुझे गिज्मो चेंज करना है तो गिज्मो अगर मैं W प्रेस करती हूँ तो मूव गिज्मो आएगा, अगर मैं E प्रेस करती हूँ तो रोटेट गिज्मो आएगा और R प्रेस करती हूँ तो स्केल गिज्मो आएगा। ये सारी चीजें आप यहाँ से भी ले सकते हो। W जो मूव है, मूव का साइन, मूव पे क्लिक किया तो मूव गिज्मो, रोटेट पे क्लिक किया तो रोटेट गिज्मो और स्केल पे क्लिक किया तो स्केल गिज्मो। अगर मैं मूव पे क्लिक करती हूँ और मुझे इस ऑब्जेक्ट को विदाउट डायमेंशन बस मूव करना है तो इसकी एक्सिस को पिक करेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे। अगर मेरे को इसको साइड में करना है इधर कर सकते हैं, जेड में मूव करना है जेड में कर सकते हो। तो एक्सिस को पिक करके आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। रोटेट की बात करते हैं, रोटेट गिज्मो लिया, इसमें भी एक्सिस को पिक करना है और रोटेशनल एंगल डालना है। अगर मेरे को इसको ये रेड ग्रीन ब्लू आपको यहाँ पे एक्सिस दिखाई दे जाएंगी, मैंने ग्रीन एक्सिस को पिक किया और ये रोटेट हो रहा है, लेकिन इसका डायमेंशन देखो 136 आ रहा है, -136 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। मैं इसके इस वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया 180, तो 180 डिग्री पे ये ग्रीन कलर की एक्सिस पे मूव हो गया। ग्रीन कलर की एक्सिस क्या है, वाई में मूव हो गया। अगर हम स्केल की बात करें, स्केल गिज्मो लिया,
और इसको सिलेक्ट किया। अब इसका स्केल मुझे यानी कि इस ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना है, इसकी डायमेंशन को चेंज नहीं करना, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज करना है। तो इसके लिए अगर मेरे को एक ही साइड से इंक्रीज करना है तो सिर्फ मैंने y को पिक किया और y दोनों साइड से चेंज हो रहा है, x को चेंज किया, x पे दोनों साइड से चेंज हो रहा है, z को चेंज करेंगे तो सिर्फ एक ही साइड से चेंज होगा। तो इससे क्या है कि ऑब्जेक्ट के शेप साइज को अगर मैं बाद में चेंज करना तो उसके लिए स्केल गिज्मो का यूज होता है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट करना तो मैंने डिलीट बटन प्रेस कर दिया सिलेक्ट करने के बाद। यहाँ से मैंने लिया मूव गिज्मो। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है तो कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ ड्रैग करना होता है। यानी कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मुझे इसकी कॉपी चाहिए इस साइड, तो मेरे को क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और यहाँ से जिस एक्सेस को में कॉपी चाहिए उधर मेरे को ड्रैग करना है। यहाँ पे आपके पास कॉपी करने के 3 तरीके मिलेंगे आपको। एक तो होता है नॉर्मल कॉपी, सेकंड इंस्टेंस और थर्ड होता है रेफरेंस। सबसे पहले हम नॉर्मल कॉपी पे क्लिक किया और यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज कितना करना है 1 ही कर दिया और ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख लोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो गए। अब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट मतलब एक तरीके से अलग अलग है, यानी कि अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करती हूँ, इसके पैरामीटर्स लाने के लिए मैंने 1 प्रेस किया, इसके पैरामीटर्स में चेंज करती हूँ तो लेंथ विड्थ हाइट मैंने इसकी चेंज करी, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन अगर जब मैं कॉपी करती हूँ सेकंड ऑप्शन से, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे इसकी कॉपी मैंने करती हूँ इंस्टेंस से, ओके कर दिया। इंस्टेंस से कॉपी करने का मतलब होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी किया ना वो दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे हो गए हैं। अगर मैं इसके पैरामीटर्स में जाके लेंथ विड्थ हाइट को अगर चेंज करती हूँ, देखो इसके लेंथ विड्थ हाइट चेंज करी हो, ये भी चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंस्टेंस से वो एक तरीके से कंबाइन ऑब्जेक्ट की तरह हो गए हैं कि एक को चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज होगा। कुछ मॉडिफायर्स होते हैं, अगर मैं इसके ऊपर कोई मॉडिफायर लिस्ट पे जाके क्लिक करके अगर कोई मॉडिफायर यूज करती हूँ, जैसे बैंड मॉडिफायर में यूज कर सकती हूँ, बी प्रेस किया मैंने, बैंड आ गया और बैंड का मैंने यहाँ से अगर एंगल चेंज किया तो बैंड मॉडिफायर भी दोनों पे ही अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये है टोटली इंस्टेंस से अगर हम कॉपी करते हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हो जाते हैं, मतलब एक को जो चेंज कर रहे हैं वो बाकी में होगा ही होगा। अगर नॉर्मल से करते हैं तो दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन इसमें थर्ड ऑप्शन है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर मैं इसकी शिफ्ट के साथ ड्रैग करके कॉपी करूंगी और रेफरेंस लिया तो रेफरेंस से लेंथ विड्थ और हाइट अगर मैं चेंज करती हूँ तो चेंज होगा। अगर मैंने इसकी लेंथ को चेंज किया, विड्थ को चेंज किया और हाइट को चेंज किया तो दोनों में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर कोई मॉडिफायर अप्लाई करती हूँ, मॉडिफायर लिस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बी प्रेस किया, बेंड मॉडिफायर आया, इस पे क्लिक किया और यहाँ से बेंड मॉडिफायर क्या हो रहा है कि दोनों पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन हम इसको बाद में ऐसा कर सकते हैं कि एक मॉडिफायर को हम डिलीट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से, या फिर मॉडिफायर डिपेंड करता है। कुछ मॉडिफायर ऐसे होते हैं कि जो दोनों पे हो जाते हैं, कुछ मॉडिफायर ऐसे होते हैं कि एक पे हो जाते हैं। तो टोटली कॉपी कमांड करने के यहाँ पे 3 तरीके हैं। अगर ये जो ग्रिड्स आपकी स्क्रीन पे ऑन है, अगर ग्रिड्स नहीं चाहिए आपको तो जी प्रेस कर सकते हो, जी से ग्रिड्स हट जाएगा और जी से ही ग्रिड्स आ जाएंगे। अब जैसे ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट स्नैप होता है वैसे ही 3ds मैक्स में भी ऑब्जेक्ट स्नैप होता है। आप यहाँ पे देखोगे आपको टूल बार में 3 जो लिखा हुआ है, 3 स्नैप, ये स्नैप है। इसको आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे 3 टाइप के स्नैप होते हैं, 2, 2.5 और 3। 2 का मतलब हो गया एक तरह से 2D स्नैप। 2D स्नैप का यूज हम वहां करेंगे जहां हमें सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करना है। 2.5 स्नैप का यूज हम वहां करेंगे जहां हमें 2D के ऊपर 3D बनाना है। और 3 का स्नैप 3D का यूज तब करेंगे जब हम टोटली 3D पे वर्क करें। अगर मैंने यहाँ से 3D स्नैप ऑन कर लिया और इस पे मैंने राइट क्लिक करेंगे, इसके पॉइंट्स देख लेके स्नैप के कौन से पॉइंट ऑन रखने हैं और कौन से ऑफ। यहाँ पे स्नैप के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं बट मेरे को कौन सा ऑन रखना है, अभी वर्टेक्स पे मैंने ऑन रखा। वर्टेक्स बोलते हैं किसको है? वर्टेक्स बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। वर्टेक्स को ऑन रखा और मैंने इसको कट कर दिया। मानो मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, इस वाले पॉइंट्स को यहाँ पे जाके टच करना है, तो उसके लिए मैंने इसको मूव कमांड लिया, इस पॉइंट को ड्रैग किया और डायरेक्ट जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब स्नैप पॉइंट दिखाई देगा तब उसे छोड़ देंगे। या मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है तो मैंने इसको छोड़ दिया। ऊपर रखना है ऊपर रख सकते हैं। बट क्या है कि अगर मैं इसके सेगमेंट्स को कम कर देती हूँ, इस पे 1 प्रेस किया
इसके सेगमेंट मैंने 1-1 कर दिए। 1-1 सेगमेंट करने से क्या हुआ, अगर मैं इसको मूव करती हूँ, स्नैप पॉइंट, स्नैप को ऑन कर लेते हैं इसमें, स्नैप ऑन कर लिया, ये वाला पॉइंट उठा के मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है, इस पॉइंट को लिया और मैंने यहाँ पे जाके छोड़ दिया। ये होता है कि एग्जैक्टली टच करके आपको ऑब्जेक्ट्स अगर क्रिएट करना है तो आप स्नैप का यूज करोगे। अभी आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नजर नहीं आएगा। अगर आप विदाउट स्नैप करते हो, विदाउट स्नैप भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर विदाउट स्नैप आपको ये ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट इधर रखना है तो आपको इसको जो मूव करना है वो सेंटर से करना होगा। मैंने इसको सेंटर से मूव किया और मूव करके मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट करने का ट्राई किया। और अगर आपको एडजस्ट ऐसे ही करना है तो Alt+W कर सकते हो। Alt+W करने से चारों व्यूज में आप इसको देख सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कैसा दिख रहा है, ये टॉप से ऐसा दिख रहा है। टॉप से आप देखोगे तो इस साइड जा रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको साइड में करेंगे। मूव से हमने इसको साइड में एडजस्ट कर दिया और थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया। ये वायर फ्रेम में है तो वायर फ्रेम में भी आप यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप से हमें सेट करना है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम इसके थ्रो करेंगे तो हमें यहाँ पे टाइम लगेगा। अभी देखो नीचे चला गया, ऊपर एडजस्ट करना है। तो टोटली कहने का मतलब ये, अगर आपने स्नैप ऑन कर लिया ना तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी ऑब्जेक्ट्स को एडजस्ट करने में। तो अभी हमने इसके बारे में बात किया कि कैसे टूल्स को यूज करना है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और कैसे हमें उसको मूव, रोटेट, कॉपी करना है, स्केल कैसे करना है। एंड स्नैप का यूज भी देखा हमने कि स्नैप कैसे करना है। अब बात करते हैं हम इसमें कि अगर हमें कुछ 2D से 3D क्रिएट करना है अगर, तो वो कैसे होगा। उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जियोमेट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आती हैं सारी 3D शेप्स एंड 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हमें कमांड्स मिलती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है शेप्स पे। शेप पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या होगा कि 2D सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिया लाइन, लाइन मुझे क्रिएट करना है तो मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, तो ये क्या है, लाइन तो क्रिएट हो रहा है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन अगर मुझे क्रिएट करना है तो पहले मैंने एस्केप किया, फिर से लाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट देना है और शिफ्ट के साथ आपको सेकंड पॉइंट देना है जिससे कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेटली जाए। लेकिन अगर मेरे को ये 2D ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसमें टॉप व्यू ओपन कर लो। टॉप व्यू ओपन करने से अगर 2D है तो वो आपको टॉप व्यू में ही अच्छे से समझ आएगा। अब देखो इसमें अगर मेरे को स्ट्रेट लाइन बनानी है तो शिफ्ट के साथ अगर मैं प्रेस करके रखूँगी और क्लिक कर दूँगी तो बिल्कुल लाइन स्ट्रेट बनेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया है ना आपको वहीं पे आके एंड करना होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्लोज लाइन। मैंने यहाँ दिया यस, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब क्या होता है कि इसमें कुछ मॉडिफायर यूज होते हैं लाइन से अगर मुझे कुछ बनाना है तो इसके लिए अगर मॉडिफायर की बात करें तो ये जो मॉडिफायर का नेम है वो है एडिटेबल स्प्लाइन। तो लाइन कमांड के को मैंने एक बार सिलेक्ट किया, एस्केप किया, लाइन को सिलेक्ट किया और 1 प्रेस किया तो इसके सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है रेंडरिंग। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो इसमें 2 चीज़ें होती है, रेंडरिंग इन इनेबल और इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पोर्ट। तो अगर मैं इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर देती हूँ, फर्स्ट को भी ऑन कर दिया और सेकंड को भी, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो लाइन है वो एक तरीके से 3D बन चुकी है। अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव व्यू करती हूँ और देखती हूँ तो आप देखो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो लाइन थी ना, इससे हुआ क्या, एडिटेबल स्प्लाइन में ये 2 चीज़ें होती हैं, इनेबल इन रेंडर और इनेबल इन व्यू पोर्ट, जिससे होता है क्या है कि इसकी जो बाउंड्री है वो एक तरीके से आपको लगेगी 3D जैसी। जब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, अगर इस 3D शेप्स को आपको कितना थिकनेस देनी है कितना नहीं, वो आप यहाँ रेडियल पे जाके और थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको डालना क्या है। देखो डिपेंड करता है कि आपको इस पे शेप सर्कुलर डालनी है या रेक्टेंगुलर डालनी है। अभी हमने क्या शेप डाली है, रेडियल यानी कि सर्कुलर। अगर आपको रेक्टेंगुलर डालनी है तो रेक्टेंगल पे क्रिएट कर दिया, रेक्टेंगल पे क्रिएट किया और यहाँ से हम इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को बढ़ा सकते हैं। ये आपको लग रहा है अभी 3D जैसा, बट ये 3D नहीं है, ये 2D ही है। अब अगर हम आगे बात करते हैं मॉडिफायर्स के बारे में, बाद में देखेंगे, पहले हम बात करेंगे बेसिक चीज़ों के बारे में। तो बेसिक में हमने फिर से प्लस पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने देखा लाइन बनाना, फिर मैंने यहाँ से लिया रेक्टेंगल और रेक्टेंगल मैंने बना लिया।
तो ये ऑप्शन जो है रेंडर इनेबल और इन दोनों ऑप्शन को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। अभी रेक्टेंगल की क्या लेंथ विड्थ देनी है उसके लिए आप इस पैरामीटर्स को स्क्रॉल करोगे तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे लेंथ विड्थ और कॉर्नर रेडियस मिल जाएगा। लेंथ विड्थ पे क्लिक किया, लेंथ को इंक्रीज करना है, विड्थ को इंक्रीज करना है, विड्थ को इंक्रीज कर दिया और कम करना है तो यहीं से हम इसको डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे, कम हो जाएगा। और यहाँ से इसके कॉर्नर को अगर राउंड करना है, जैसे 2D में रेक्टेंगल को कॉर्नर को हम फ्लिट करते हैं वैसे कॉर्नर को अगर राउंड करना है तो अभी 0 को हम बढ़ा देते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ देख सकते हो हल्का सा कॉर्नर अभी राउंड हुआ है, और ज्यादा करना है तो हम इसको और ज्यादा राउंड कर सकते हैं। देखो कॉर्नर राउंड हो गए। तो यही होता है कि अब 2D शेप को भी हम सारे पैरामीटर्स इसमें दे सकते हैं, 2D शेप्स के भी। और मैंने फिर से इस शेप्स पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया, सर्कल बनाना है, सेंटर पॉइंट दिया, रेडियस दिया, तो यहाँ सारी 2D शेप्स आपको मिल जाएंगी। इलिप्स लिया, इलिप्स ड्रॉ करना है, इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। डोनट जैसी शेप क्रिएट करनी है तो डोनट शेप क्रिएट कर सकते हो। तो ये होती है सिर्फ 2D और 3D शेप्स के बारे में मैंने आपको भी बताया है। पहले 3D शेप्स के बारे में बताया था, अब 2D शेप्स के बारे में बताया। तो 2D का यूज क्या है इसमें, अगर आपको कोई, अब 3ds मैक्स में होता है क्या, मॉडलिंग भी होती है। इंटीरियर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको ना क्रिएट खुद से करनी होती है। जैसे अगर मेरे को टेबल क्रिएट करना है, चेयर क्रिएट करना है, कुछ भी अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए शेप्स का यूज़ आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब डिपेंड करता है, कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो कि 3D से बन जाती हैं, लेकिन कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो कि 2D शेप से शेप बनाने के बाद उस पर जब मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो वो 3D बनेगा। और 3D बनने के बाद जो हमें एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट चाहिए ना वो क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे 2D का यूज़ होता है। अब अगर आपके पास, आपको इंटीरियर डिज़ाइन करना है किसी रूम का या बेडरूम का, या फिर हम एक ड्राइंग रूम ले लेते हैं, जिसका भी करना है, उसका आपको एक बेसिक डिपेंड आपके ऊपर करता है। तरीके एक बहुत सारे होते हैं। अगर आपको ऑटोकैड का प्लान इंपोर्ट करना है और उसके ऊपर 3D बनाना है वो भी आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि 3ds मैक्स का जो 2D है उसका यूज़ करके 2D बनाएं और उसके ऊपर 3D बना दें, वो भी आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे टोटली 3D बनाना है, मुझे 2D बनाना ही नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब हम अभी बात करते हैं कि अगर मुझे 3D से बनाना है तो अब जो इसमें बॉक्स दिया हुआ है, अगर मैं जियोमेट्री के अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाती हूँ तो मुझे बॉक्स दिख जाएगा। अब बॉक्स से क्या क्या चीज़ें बन सकती है, मतलब जितनी भी रेक्टेंगुलर शेप या बॉक्स जैसी शेप है, इसका साइज वगैरह देखें हम, इससे वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स चेयर्स जो हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका यूज़ कर रही हूँ एज अ वॉल। तो मैंने बॉक्स लिया और बॉक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, लेंथ विड्थ हाइट दिया, और बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को मैं भी हटा देती हूँ क्योंकि मुझे इन लगता है इनका भी कोई यूज़ नहीं है। तो मेरे को इसको क्रॉसिंग सिलेक्शन का यूज़ कर लेते हैं ऑटोकैड की तरह। अब सिलेक्शन क्रॉसिंग चाहिए या विंडो चाहिए, वो कैसे सिलेक्ट होगा, यहाँ से आपको सबसे ऊपर ये जो विंडो और क्रॉसिंग दिख रहा है इस पर क्लिक कर दोगे तो ये हमारा है विंडो सिलेक्शन। यहाँ हम बात करते हैं, अभी ये विंडो सिलेक्शन है, इस पर मैंने एक बार क्लिक कर दिया, क्रॉसिंग हो गया। ठीक है, क्रॉसिंग सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करता है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और विंडो का मतलब होता है जब तक कोई ऑब्जेक्ट उस विंडो के अंदर कंप्लीटली नहीं आ जाता तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे अगर मैं क्रॉसिंग सिलेक्शन से सिलेक्ट कर रही हूँ तो जिस ऑब्जेक्ट को, इससे दो बॉक्स है इनको सिर्फ टच कर रहा है ये, तो वो भी सिलेक्ट हो गए। लेकिन अगर मैं विंडो कर लेती हूँ यहाँ से, पहले तो मैंने एस्केप कर दिया सिलेक्शन को हटाने के लिए, अब मैंने यहाँ से लिया क्रॉसिंग विंडो सिलेक्शन। विंडो सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे विंडो बना रही हूँ। अब इस विंडो के से जो ऑब्जेक्ट टच होगा ये उसको भी सिलेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ जो ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर कंप्लीटली आएगा सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा। अब मेरे को यहाँ पे सारे सिलेक्ट करने, तो मैं ऐसे पहले कर लेती हूँ क्रॉसिंग सिलेक्शन, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया, ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो गए। अभी मैं बना रही हूँ वॉल, तो सबसे पहले तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू करने के बाद मेरे को जो एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स लिया और बॉक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, लेंथ और विड्थ और हाइट दिया, पर्सपेक्टिव व्यू मैंने यहाँ पे किया। अब लेंथ विड्थ और हाइट, सबसे पहले तो मुझे यूनिट सेट करनी होगी क्योंकि मैं अब जो बनाना जा रही हूँ ना वो मैं एक रूम की वॉल्स बनाने जा रही हूँ। रूम की वॉल्स बनाने के लिए मुझे बनाना है फीट और इंचेस में,
तो यूनिट सेट करना होगा। तो यूनिट सेट करने के लिए जाएंगे कस्टमाइज में, यूनिट सेटअप, और यहाँ से हम कर देंगे सिस्टम यूनिट सेटअप और इसको कर देंगे हम इंचेस। ओके, और यहाँ से यूएस स्टैंडर्ड पे जाके फिट विद डेसिमल इंचेस को हम ले लेते हैं और ओके कर दिया। यूनिट यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट्स देखो आपको फिट इंचेस में दिखाई दे जाएगा। बॉक्स को सिलेक्ट किया, लेंथ मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ और लेंथ डाल देती हूँ मैं इसकी 10 फीट। विड्थ भी, विड्थ अगर वॉल की, अगर आउटर वॉल की बात करते हैं तो 9 इंचेस विड्थ होती है, लेकिन इनर वॉल की बात करें तो हम इसको 5 इंचेस के आसपास ले सकते हैं। तो मैंने 5 इंचेस इसकी विड्थ ले लिया एंड हाइट भी 10 फीट ही लिया है। विड्थ 5 इंचेस एंड हाइट 10 फीट। ठीक है, ये यहाँ पे बॉक्स क्रिएट हो गया, लेकिन ये बॉक्स क्या है, इसकी प्लेसमेंट नहीं पता कि ये है कहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट में से। तो क्या करेंगे हम इसमें W प्रेस। W प्रेस करने से होगा क्या कि ये सारी चीज़ें ना पहले हाइड होती हैं। W प्रेस करने से आपको शो हो गया। अब इसको मैं ना बिल्कुल ओरिजिन पे रखना चाहती हूँ, तो XYZ से मैं इसको 0 पे रख देती हूँ और Z पे ऑलरेडी 0 है, तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल ये सेंटर में आ रहा है। अब मुझे एक वॉल और चाहिए इसके सामने वाली, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, शिफ्ट के साथ कॉपी कर सकती हूँ। तो कॉपी करने से पहले मैंने टॉप व्यू किया, ये मैंने एक वॉल क्रिएट करी है, इसको सेलेक्ट किया। अब हम इसको ऐसे कॉपी करेंगे, शिफ्ट के साथ ड्रैग करने से ये कॉपी हो जाएगा और ओके कर दिया। अब यहाँ पे एक और मुझे वॉल क्रिएट करनी है, तो बॉक्स लिया। अब मुझे इससे टच में ओपन करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था स्नैप, और यहाँ से हम कर लेंगे 3D स्नैप को ऑन। राइट क्लिक करके पॉइंट देख लेंगे, वर्टेक्स ऑन है, ओके किया। अब जिससे भी टच करके बनानी है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। P प्रेस किया पर्सपेक्टिव के लिए, इस लाइन बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए 1 प्रेस किया, और यहाँ से इसके भी पैरामीटर्स हम सेम रखेंगे। लेंथ विड्थ हाइट को हम उसी हिसाब से रखेंगे कि हमें 10 फीट बाय 10 फीट का एक रूम है जिसका 3D बनाना है, और इसकी प्लेसमेंट Z से कर देंगे 0। तो आप यहाँ पे टॉप व्यू करके देखोगे कि ये बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। 1 प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है, तो 3D स्नैप ऑन कर लिया, इस ऑब्जेक्ट के मूव पे क्लिक किया और हमने यहाँ से इसको अभी एडजस्ट करना है। तो इसको मैंने पिक किया और यहाँ से प्लेस कर देंगे। ऐसे ही इसको प्लेस करना है, यहाँ से पिक किया और मैंने सीधे प्लेस कर दिया। तो आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्नैप का यूज़ एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। अब मुझे इसको कॉपी करना है, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको कॉपी कर दिया यहाँ पर। ओके, अब करते हैं हम पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव में अब आपको दिख रहा होगा इसमें सारी वॉल्स क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसका हम सभी वॉल्स को सिलेक्ट करते हैं, या एक एक करके वॉल्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हमें Z की पोजीशन में इनको ऊपर रखना होगा। तो मैंने यहाँ से इसको ऊपर कर दिया। तो ये हो गया कि हमें वॉल्स कैसे क्रिएट करनी है, जो कि हो गया बेसिक पार्ट के वॉल हम बॉक्स से क्रिएट करें। वॉल बनाने के काफ़ी सारे टाइप हैं, बॉक्स से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक वॉल कमांड होती है। आप यहाँ पे जाओगे से AC एक्सटेंडेड में आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे है वॉल्स। वॉल अगर आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप वॉल का साइज दोगे, हाइट एंड विड्थ। फर्स्ट पॉइंट दिया, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग करके आप यहाँ पे वॉल्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको सेकेंड वॉल और बनानी है तो क्लिक और ड्रैग करके आप यहाँ पे वॉल्स क्रिएट कर सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे वॉल दे सकते हो। अगर आपके पास 2D में लेंथ और विड्थ है और उसके ऊपर आपको वॉल क्रिएट करनी है, तो आपको यहाँ पे जाना होगा शेप्स में और यहाँ पे लेना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ आप उस स्टाइल में दोगे, जितने उस साइज में दोगे जितने का आपको रूम बनाना है। अब यहाँ से आपको जाना है जियोमेट्री के अंदर AC एक्सटेंडेड वॉल्स, और वॉल्स में कीबोर्ड एंट्री को ऑन करके यहाँ से पिक स्प्लाइन लेके इसको पिक कर देना है, यहाँ पे वॉल क्रिएट हो जाएगी। तो ये होता है बेसिक स्टेप, वॉल्स आपको कैसे क्रिएट करना है। बेसिक टूल भी अभी तक आपको आ गए होंगे। बेसिक टूल का यूज़ करने के बाद सीधा हम वॉल्स वगैरह क्रिएट करते हैं इंटीरियर डिज़ाइन में जाने के लिए, और बेसिक चीज़ें बनाने के बाद हम फिर इसमें मॉडलिंग कमांड्स का यूज़ करते हैं, जिनसे कि हम
डिज़ाइन बनाते हैं या मॉडलिंग करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करते हैं,